नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, इससे पहले हमने अपने वीडियो के अंदर राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली थी, जो स्टार्टिंग के टॉपिक के अंतर्गत आती है। आगे जहां हमने छोड़ा था राजस्थान का एकीकरण, आज हमारा ये वीडियो जो है उसी एकीकरण से आगे चलेगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण के ठिकानों के बारे में जानकारी दी थी कि ठिकानों में किन किन शासकों का क्या रहा था, अधिकार रहा था। तो यहीं से शुरू करते हैं और इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा और भी बता देता हूं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि नीमराणा जो ठिकाना है दोस्तों, ये अलवर के अंदर पड़ता है और इसके राजेंद्र सिंह जी जो थे कछवा वंश के इसके क्या थे, शासक हुआ करते थे। लावा ठिकाना टोंक में पड़ता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन यूं आ जाए कि एकीकरण के दौरान लावा ठिकाना जो था वो कहां था, तो आप दोस्तों याद रखिएगा एकीकरण के दौरान लावा ठिकाना जो था वो किस रियासत का हिस्सा था, जयपुर का। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जब किसी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उस बुक्स में लावा ठिकाना जो है कहीं जगह जयपुर भी लिखा हुआ होता है और कहीं जगह टोंक भी लिखा हुआ होता है। उसका केवल एक ही रीजन है कि एकीकरण के दौरान ये जयपुर का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में जो लावा ठिकाना है ये कहाँ आता है, टोंक में आता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि जयपुर में था और टोंक में है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा और इस चीज से आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। यहां पर वंश प्रदीप सिंह जी का अधिकार था, जो नरुका वंश से क्या थे, रिलेटेड थे। और कुशलगढ़ जो है बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, यहां पर राव हरेंद्र सिंह जी का अधिकार था, जो राठौड़ वंश से क्या है, रिलेटेड है, अर्थात ये एक राठौड़ ठिकाना हुआ करता था। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पर एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जैसा कि मैंने आपको इससे पीछे के वीडियो के अंदर एक ट्रिक दी थी दोस्तों कि ठिकाने याद करने की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, नीकूला। ठीक है दोस्तों, और नी से मैंने बनवाया था नीमराणा, कू से बनाया था कुशलगढ़ और ला से बनाया था लावा। और मैंने ये बताया था कि नीमराणा पहले नंबर पर आता है, इसीलिए ये कौन से चरण में विलय हो जाता है, पहले चरण के अंदर विलय हो जाता है। कुशलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए दोस्तों ये कौन से चरण में विलय हो जाता है, दूसरे चरण में विलय आ जाता है। और लावा जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन हम लोग राजस्थानी हैं और कई बार हम ये कह भी देते हैं कि तीन तिगाड़ो और काम बिगाड़ो। तो अपने काम बिगाड़ना नहीं है बल्कि काम बनाना है, और इसी काम को बनाने के लिए हम इसको 3 में न डालकर किस में डाल देंगे, 4 में डाल देंगे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये ठिकाने जो है इस तरीके से इस ट्रिक को बनाया गया है, इस तरीके से इस शब्द को बनाया गया है कि आप इसे आगे पीछे न करें, और अगर इसको इसी तरीके से याद करें तो ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। 1 2 4। दूसरी बात दोस्तों कि नी से बना नीमराणा, मैंने आपको बताया नीमराणा के अंदर 4 अक्षर आते हैं। कू से बना कुशलगढ़, ठीक है दोस्तों, और कुशलगढ़ के अंदर 5 अक्षर आते हैं। और ला से बना था लावा, जिसमें 2 अक्षर आते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, यदि हम यहां बात करें तो कुशलगढ़ में यदि 5 अक्षर आते हैं तो ये शब्द भी बड़ा है, इसीलिए आप ये समझ लीजिए ये ठिकाना भी क्या था, सबसे बड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें कि लावा के अंदर 2 अक्षर आते हैं, इसका मतलब ये सबसे छोटा शब्द है, इसीलिए ये ठिकाना भी क्या था, सबसे छोटा था। आशा करता हूं इस चीज से आपको ये चीज समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि इसे आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोबारा इन ठिकानों के बारे में। तो ये ठिकाने और ये शासक थे इन ठिकानों के बारे में, जिनके बारे में हमने पढ़ा, और ये किस चरण के अंदर विलय हो गए इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट बात करें तो देखो हमारे राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों, उस एकीकरण के लिए मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर हम लोगों को राजस्थान का जो एकीकरण करना है उसमें टोटल कितनी रियासतों का विलय करना है, 19 रियासतों का विलय करना है। तो इसका मतलब राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर ठिकानों की तो कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, जो कि मैंने अभी आपको बताए। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो एक क्या था, केंद्र शासित क्या था, प्रदेश था, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी अच्छी तरह डिटेल में बता चुका हूं कि याद रखिएगा राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन भारत के अंदर उस समय टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों हमें इन सब चीजों को क्या करना है, ठीक है ना, विलय करना है, और इन सब चीजों को विलय कर कर राजस्थान का निर्माण करना है। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन तो वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान में कितनी इकाइयों का विलय करना था, कितनी इकाइयों का विलय करना था। न रियासतें पूछ रहा है, न ठिकाने पूछ रहा है, और न ही वो केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, बल्कि वो इकाइयों की संख्या पूछ रहा है। तो ये जितनी भी इकाइयां हैं इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आप देखिए ये संख्या कितनी बनती है, 23 बनती है।
इसका मतलब साफ है कि हम राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितनी इकाइयों का विलय करेंगे, 23 इकाइयों का क्या करेंगे, विलय करेंगे। दूसरी बात करें कि जैसा कि मैंने कहा 19 रियासतें थी, जब 19 रियासतें थी तो कहीं ना कहीं इस 19 रियासतों के अंदर कई ऐसी भी रियासतें होंगी जो अपने आप में अपना अलग से कुछ महत्व रखती होंगी, ठीक है ना, कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ नई होंगी, कुछ पुरानी होंगी। तो हम उन सब रियासतों के बारे में भी क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी रियासतें छोटी, बड़ी और नई थी, या कौन सी रियासतें अपने आप में अलग क्या रखती थी, महत्व रखती थी। तो चलिए दोस्तों, अब अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो 19 रियासतें हैं, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इन 19 रियासतों को हमारे अगर हम बात करें, जैसा कि मैं बता रहा था कि रियासतों को अगर हम बात करें तो इन्हीं रियासतों को सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रियासतों को किसके नाम से जाना जाता था, सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता था। मैं ये बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, सैल्यूट स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें कि ठिकाने, ठिकाने क्या थे, तो याद रखिएगा ठिकाना जो है, ठिकाना किसके नाम से जाना जाता था, नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता था, नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रियासतों को तोपों की सलामी की क्या मिला करती थी, संख्या मिला करती थी। किसी तोपों की सलामी की संख्या किसी रियासतों की 2 भी है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 17 है, किसी की 19 है, ठीक है ना। मेवाड़ की कितनी थी, 19 थी। इस तरह क्या है, अलग अलग रियासतों के तोपों की क्या है, सलामी की संख्या मिलती है। आपने 1857 की क्रांति में भी कभी पढ़ा होगा कि कोटा के महाराजा के तोपों की सलामी की संख्या जो थी, जो महारावल भीम सिंह जी हुआ करते थे, भीम सिंह द्वितीय, ठीक है ना, उनके कोटा के सॉरी राम सिंह जी द्वितीय, उनके जो है तोपों की सलामी की संख्या को क्या कर दिया गया था, घटा दिया गया था, ठीक है ना। और 17 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 13 कर दिया गया था। तो ये तोपों की संख्या जो है ये रियासतों को मिला करती थी दोस्तों, और तोपों की संख्या मिला करती थी, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, सैल्यूट स्टेट। कि भी उनके गद्दी पर बैठने पर या किसी महाराजा के या राजा के निधन होने पर या कोई अन्य अवसर पर ये तोपें क्या की जाती थी, चलाई जाती थी। जैसे वर्तमान में आजकल आप देखते हो कोई सैनिक शहीद हो जाता है या कोई बड़ा रैंक का अफसर जो है वो किसी प्रकार की ड्यूटी ज्वाइन करता है या शहीद हो जाता है, तो ऐसे समय में बंदूकों को और तोपों की क्या दी जाती है, सलामी दी जाती है। तो इसीलिए इन स्टेट्स को क्या कहा जाता था, सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। अब आता है ठिकाने, ठिकानों को यह संख्या प्राप्त नहीं थी, इसलिए कहा जाता था नॉन सैल्यूट स्टेट। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक चीज और समझनी होगी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि सैल्यूट स्टेट जो है वो रियासतों को कहा जाता था, और रियासतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 19 है। लेकिन इन 19 रियासतों में 2 रियासतें जो है वो अपवाद हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। इनमें 2 रियासतें क्या है, अपवाद है। ये अपवाद का मतलब क्या है कि कुछ 2 रियासतें ऐसी हैं जिनको हम सैल्यूट स्टेट के अंदर काउंट तो करते हैं, उनकी गिनती तो सैल्यूट स्टेट में ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको तोपों की सलामी की संख्या नहीं मिलती थी, उनकी 0 थी उनकी संख्या। मतलब उनको सैल्यूट स्टेट में काउंट करेंगे लेकिन उनको तोपों की सलामी की संख्या उनकी क्या है, 0 है। तो वो 2 कौन कौन सी थी, एक थी शाहपुरा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और दूसरी की हम बात करें तो दूसरी थी किशनगढ़, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 अपवाद हैं हमारे पास, जिन रियासतों को तोपों की सलामी की संख्या 0 दी जाती थी लेकिन उन्हें सैल्यूट स्टेट के अंदर क्या किया जाता था, काउंट किया जाता था। तो ये भी थोड़ा सा एक फैक्ट याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इन रियासतों के बारे में कि हमारे पास जो 19 रियासतें हैं, उन 19 रियासतों के अंदर क्या चीजें अलग है और कौन कौन सी रियासत अपना अलग महत्व रखती है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत। तो राजस्थान की सबसे पुरानी या प्राचीनतम रियासत जो है वो कौन सी है दोस्तों, मेवाड़, ध्यान रखिएगा। मेवाड़, जिसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ की जगह पर कई जगह पर क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, उदयपुर शब्द का भी क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका केवल रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ जो है, मेवाड़ की अंतिम राजधानी जो है वो क्या रही है, उदयपुर रही है, इसीलिए मेवाड़ शब्द की जगह पर उदयपुर शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उदयपुर अकेला मेवाड़ को क्या नहीं करता है, दर्शाता नहीं है। मेवाड़ अपने आप में एक बड़ी रियासत थी, जबकि क्या है कि उदयपुर जो है वो एक छोटा सा क्षेत्र है। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे प्राचीनतम रियासत जो है वो क्या थी, मेवाड़ थी। मेवाड़ की प्राचीनता का कारण क्या है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा ये समझना होगा। वैसे तो मेवाड़ रियासत की स्थापना 566 ईस्वी के अंदर हुई थी, लेकिन अगर हम देखा जाए तो चौहान वंश ने अपनी स्थापना 551 में कर ली थी। तो कई बार बच्चे के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर 551 ईस्वी में चौहान वंश ने अपने आप को स्थापित किया था शाकंभरी में, तो वो वंश क्यों नहीं प्राचीन हुआ।
या वहां वाला क्षेत्र क्यों नहीं प्राचीन हुआ? दोस्तों यहां ये कहा जाता है कि किसी एक राजवंश के द्वारा किसी एक क्षेत्र पर इतना लंबा शासन करना, विश्व में इतनी पुरानी रियासत कोई नहीं है, जो कौन सी है? मेवाड़ है। अर्थात पूरे विश्व में किसी भी एक क्षेत्र पर किसी एक ही वंश के द्वारा इतना लंबा शासन किया जाना कहीं पाया नहीं गया है, केवल कहां पाया गया है? मेवाड़ में पाया गया है। इसीलिए मेवाड़ को क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम रियासत कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो जब कोई पुरानी रियासत होगी तो नो डाउट कोई ना कोई क्या होगी? नई रियासत भी होगी। तो ये याद रखिएगा, सबसे नवीनतम रियासत जो है वो कौन सी है दोस्तों? झालावाड़ है। ध्यान रखिएगा, सबसे नवीनतम रियासत जो है वो कौन सी है? झालावाड़। ये भी आपको बता दूं कि झालावाड़ रियासत का निर्माण सन 1838 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है ना दोस्तों, इन लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण किया गया था। और लॉर्ड ऑकलैंड ने इस झालावाड़ रियासत का 1838 में जब निर्माण किया था तो इस रियासत के पहले शासक जो थे वो झाला मदन सिंह जी को बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, झाला मदन सिंह जी। तो इस रियासत के पहले शासक जो थे वो झाला मदन सिंह जी थे। और 1838 के अंदर क्या है? इस रियासत का निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बन जाता है कि बताइए राजस्थान की एक ऐसी कौन सी रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया? तो आप ये भी याद रखिएगा, कौन सी रियासत है? झालावाड़ रियासत है। तो झालावाड़ सबसे क्या हो गई दोस्तों? हमारे पास नवीन रियासत हो गई, सबसे ध्यान रखिएगा। और पुरानी रियासत कौन सी होगी? मेवाड़ हो गई। अब बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। देखिए दोस्तों, बड़ी की बात करें तो बड़ी भी दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका हो सकता है कि वो किसकी दृष्टि से बड़ी हो? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी हो। और एक तरीका हो सकता है कि वो रियासत किसकी दृष्टि से बड़ी हो? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी हो। तो ये बड़ी दो हो सकती है ना, कि जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो। एक हो सकता है कि जिसमें क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा हो, जनसंख्या ज्यादा हो। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो दोस्तों यहां लिखेंगे हम मारवाड़। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या थी? बड़ी रियासत थी। फिर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। तो ये तो हो गई दो बड़ी रियासतें, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक जनसंख्या की दृष्टि से। अब बड़ी है तो कहीं ना कहीं छोटी भी होगी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी होगी और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी होगी। तो यहां पर याद रखिएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी छोटी केवल एक ही रियासत थी, और वो रियासत हुआ करती थी शाहपुरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। तो ये भी याद रखिए कि शाहपुरा जो है वो अपने आप में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से क्या थी? सबसे छोटी रियासत थी। अब ये रियासतें तो छोटी और बड़ी के रूप में हमारे पास देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें कि राजस्थान के अंदर कुछ और अजीब रियासतें जो अपने आप में एक अपनी अलग पहचान बनाकर रखती है, तो उनमें वो रियासतें कौन सी आएंगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको यहाँ ये भी ध्यान रखो कि सन टोंक रियासत जो है उसका निर्माण 1817 के अंदर किया गया था। और 1817 में इस टोंक रियासत का जब निर्माण किया गया था तो इस टोंक रियासत का मुखिया जो था या मुख्य आदमी जो था वो किसको बनाया गया था? अमीर खां पिंडारी को बनाया गया था। क्योंकि अमीर खां पिंडारी, वैसे तो आप जानते हो राजस्थान के राजाओं ने मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए ही अंग्रेजों से क्या की थी? संधि की थी। लेकिन अंग्रेजों ने ये पिंडारी जो था वो राजपूत राजाओं के मध्य अपने आप का एक मुख्य स्थान रखता था, एक काफी ताकतवर शासक था। इसलिए अंग्रेजों ने इसको अपना बनाए रखने के लिए इससे एक भू क्षेत्र देने का क्या कर लिया? फैसला कर लिया। और जयपुर से उस भू क्षेत्र को तोड़ा गया, और वो जयपुर से जो भू क्षेत्र तोड़ा गया उस क्षेत्र को नाम दिया गया टोंक। और उस टोंक रियासत का क्या बना दिया गया? अमीर खां पिंडारी क्या था? शासक। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि उस टोंक रियासत का संस्थापक जो है वो कौन था? अमीर खां पिंडारी था। तो इसमें एक बात ये हो गई कि पूरे राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हैं, लेकिन उन 19 रियासतों में आप कहीं भी नहीं देखोगे कि इस टोंक को छोड़कर किसी रियासत का संस्थापक क्या रहा है? मुस्लिम रहा है। इसीलिए यहां सवाल बन गया कि राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत जो है वो कौन सी है? कई बार हमारा दिमाग करता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत का मतलब हो गया कि मुस्लिम संख्या जो है वो कहां ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है कि कहीं ना कहीं इसका संस्थापक मुस्लिम होने के कारण इसको क्या कहा गया? मुस्लिम रियासत कहा गया। चलिए, अब अगर मुस्लिम रियासत है तो राजस्थान की इन 19 रियासतों में कुछ और रियासतें भी कुछ राजवंश की होंगी। तो यहां हम पढ़ेंगे कि यहां पर हमारे पास क्या थी? दो जाट रियासतें थी दोस्तों। क्या थी? दो जाट रियासतें थी। इन दो जाट रियासतों का नाम था, एक तो बी और दूसरा क्या था? डी। बी और डी। बी से बना दोस्तों क्या? भरतपुर,
और डी से बना क्या, धौलपुर। याद रखिएगा दोस्तों, डी से बना क्या, धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो थी, ये दोनों के दोनों जो रियासतें थी वो क्या थी, ठीक है ना, अपने आप में जाट रियासतें थी। एकीकरण के दौरान भरतपुर के जो शासक हैं वो कौन थे, विजेंद्र सिंह जी, और धौलपुर के जो शासक थे वो उदयभान सिंह जी, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दो जाट रियासतें थी। अब एक चीज देखिए दोस्तों, हमारे पास कुल 19 रियासतें हैं और इन 19 रियासतों के अंदर दो जाट रियासतें हो गई, तो बची कितनी, 17। और 17 में एक क्या हो गई, मुस्लिम रियासत हो गई, बची कितनी, 16। इन 16 की 16 रियासतों के ऊपर राजपूत बैठे हैं, इसीलिए हमारा ये जो भूभाग है ये राजपुताना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको राजपुताना के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो यहां पर ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों शर्तों की, तो इनके बारे में मैं आपको पहले खुल के पहले वीडियो में आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये लाइन दोबारा आई है तो मैं आपको इसको दोबारा क्लियर कर देता हूं। रियासती विभाग के द्वारा भारत की रियासतों के आगे दो शर्तें रखी गई थी कि वो रियासतें जो अपने आप में स्वतंत्र अपना अस्तित्व बना सकती हैं या स्वतंत्र अस्तित्व एक बार बनाए रख सकती हैं, वो रियासतें दो शर्तों को पूरा करेंगी, तभी वो अपने क्या है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगी। और वो दो शर्तें कौन कौन सी थी, मोर देन 10 लाख क्या हो उसकी, ठीक है ना, पॉपुलेशन हो, नंबर एक, उसकी 10 लाख या 10 लाख से अधिक क्या उसकी आबादी हो, और दूसरा था कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक उसकी क्या हो, सालाना आय हो, ईयरली इनकम हो उसकी। ध्यान रखिएगा बात ये, अगर ये दोनों शर्तें जो रियासतें पूर्ण करती हैं वो रियासतें एक बार अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाहूंगा ताकि आप उस चीज को अच्छी तरह क्या कर पाओ, समझ पाओ। दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा कि हम उन रियासतों की बात कर रहे हैं जो शर्तों को पूरा करती है, और एकीकरण हम किसका कर रहे हैं, राजस्थान का। तो हम एक बार केवल राजस्थान की ही उन रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे जो शर्तों को पूरा करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन शर्तों को दो रियासतें पूरा करती थी, शर्तों को पूरा करती थी, पूरा करने वाली रियासतें, करने वाली, ठीक है, रियासतें। तो ये रियासतें जो है ये कितनी थी दोस्तों, दो शर्तों को पूरा करने वाली कितनी रियासतें थी, टोटल 4। ठीक है दोस्तों, यहां लिख देता हूं, ये कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी, 4 रियासतें थी। ठीक है, नंबर 1 कौन सी रियासत है, जयपुर। नंबर 2 बात करें तो कौन सी रियासत है, उदयपुर। ठीक है, नंबर 3 बात करें तो कौन सी रियासत है, जोधपुर। और नंबर 4 अगर बात करें तो कौन सी रियासत है, बीकानेर। बीकानेर। ये 4 रियासतें जो है दोस्तों वो शर्त को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। जो दो शर्तें क्या की गई हैं, रखी गई हैं, इन दोनों को पूरा करती हैं वो। अब यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम ये मानते हैं कि हमें राजस्थान का एकीकरण करना है, लेकिन देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण करने के लिए अगर हमारे पास 19 में से 4 रियासतें ऐसी हैं जो शर्त को पूरा करती हैं और अपना अस्तित्व बना सकती हैं एक बार, ठीक है ना, अपने आप को अलग से राज्य में क्या कर सकती हैं, परिवर्तन करवा सकती हैं। तो आप सोच के देखिए कि हमारे राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतों को मिलाकर करना है, जबकि मैं ये कहूं कि 19 में से 4 अगर शर्तों को पूरा करती है तो हमारे लिए राजस्थान का एकीकरण तब कंप्लीट हो जाएगा एक प्रकार से, या राजस्थान बन जाएगा, जब ये शर्तों को पूरा करने वाली 4 रियासतें मिल जाएंगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर 19 में से जो 15 रियासतें शर्तों को पूरा नहीं करती हैं वो राजस्थान के एकीकरण में किसी भी प्रकार की क्या नहीं कर सकती है, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। मैं यहां पर जो बात बताना चाह रहा हूं ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर देगी, आपको समझा देगी। हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया कि 19 में से 15 रियासतें शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, इसलिए वो तो राजस्थान में विलय हो जाएंगी, क्योंकि रियासती विभाग उन्हें जहां विलय करना चाहेगा वो हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत कौन सी पैदा करेंगी, 4 पैदा करेंगी। इसका मतलब साफ है कि अगर ये 4 रियासतें मिल जाती हैं तो इसका मतलब राजस्थान के एकीकरण को कोई रोक नहीं सकता। इसी वजह से आप याद रखिएगा, जब ये 4 रियासतें पूर्ण तरह मिल जाती है, कौन से चरण में, चतुर्थ चरण तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चारों रियासतें जो है जिनकी बात कर रहा हूं मैं, ये चारों रियासतें चतुर्थ चरण तक आते आते मिल जाती है, जिस चतुर्थ चरण का नाम क्या है, वृद्ध राजस्थान। ध्यान रखिएगा, और ये राजस्थान, वृद्ध राजस्थान का चतुर्थ चरण कब बना, 23 मार्च सन 1949 को, चतुर्थ चरण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी वजह से इस 23 मार्च को याद रखिएगा हमारा क्या बनाया जाता है, हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाने का रीजन सबसे बड़ा यही है
क्योंकि 30 मार्च को 1949 को वो 4 रियासतें जो शर्तों को पूरा करती थी, वो चारों रियासतें क्या हो चुकी थी, विलय हो चुकी थी। अर्थात ये कंफर्म हो गया था कि अब राजस्थान का भूभाग क्या हो जाएगा, बन जाएगा, उसके अंदर कोई भी रियासत क्या नहीं कर पाएगी, बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। इसीलिए देखो इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि 30 मार्च को ही क्यों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके बारे में, शर्तों को पूरा करने के बाद की रियासतों के बारे में साथ साथ में, ठीक है ना दोस्तों। हमारे पास इन रियासतों की ये जो दोनों शर्तें थी, ये 4 रियासतें कंप्लीट करती थी। अब इसके बाद मुझे लगता है कि हमने राजस्थान से रिलेटेड जो है अपने जो फैक्ट है, जो एकीकरण से पहले के फैक्ट है, वो लगभग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारे राजस्थान के एकीकरण के अंदर लगने वाला, ठीक है ना, लगने वाले कुल चरण जो है वो कितने हैं, 7 है। मैंने ये बात पहले आपको कंप्लीट बता दी थी। और ये भी बता दिया था कि इसके अंदर कुल समय जो है वो कितना लगा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 7 और 7 14 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो उसमें समय क्या था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इन सब के अलावा रियासती विभाग के बारे में भी, कि मैंने आपको ये भी बताया था रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई सन 1947 को कर दी गई थी, ठीक है ना। और इस रियासती विभाग के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, और इसका सचिव जो है वो किसको बनाया गया, वीपी मेनन को बनाया गया। यहां पर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के चरणों के बारे में बात करेंगे हम, कि राजस्थान के चरण जो है वो कितने थे, 7 थे। तो मैं यहां पर आपको एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता हूं, ठीक है ना, जानकारी देता हूं, जिससे आप कहीं भी पजल नहीं होगे, ठीक है ना। और ये खुद की मेरी क्या है, मतलब है ना, बनाया हुआ क्या है, एक छोटा सा क्या है, मतलब है ना, सूत्र है। यहां पर आपको कई बार होता है कि हमसे सीधा पूछता है कि बताइए 5वें चरण का नाम क्या है, बताइए चौथे चरण का नाम क्या है, ठीक है ना। और हम उसको क्या करने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं, और कई बार चरण आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपको याद रखिएगा, राजस्थान के चरणों के नाम याद रखने हैं, राजस्थान के चरणों के क्या रखने हैं, नाम याद रखने हैं, चरणों के नाम। तो राजस्थान के चरणों के नाम याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, 7 चरणों को याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और फॉर्मूला बड़ा सरल है, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, ये लीजिए दोस्तों। बस आप इस फॉर्मूले को 1 से 2 बार बोलोगे और इतने में ही आपको ये चीज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कि यूं याद रख लीजिए कि जैसे एमपी का एकीकरण कर कर, ठीक है ना, रियासती विभाग की जो बस है वो कहां आ रही है, राजस्थान आ रही है, और राजस्थान का एकीकरण कर रही है। तो यहां हमारा सूत्र बन जाएगा, एमपी से बस कहां आई, राजस्थान आई। अब इससे 7 चरण कैसे याद हो जाएंगे, एम से बनेगा आपके पास क्या, मत्स्य संघ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एम से क्या बना, मत्स्य संघ, ठीक है दोस्तों, एम से बना मत्स्य संघ। पी से क्या बना, पूर्वी राजस्थान, पी से क्या बना, पूर्वी राजस्थान। फिर आया सह, तो सह से बना क्या, संयुक्त राजस्थान। दोस्तों इस फॉर्मूले में आप कहीं भी पजल नहीं होंगे और सारी चीजों के उत्तर जो है वो बड़े आराम से दे लोगे। इसका भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कोई भी वर्ड दोबारा क्या नहीं होता, रिपीट नहीं होता, और जो वर्ड रिपीट होता है उसका भी उत्तर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह निकालते हो आप, देखो। अब उसके बाद आया बै, तो बै से बना वृद्ध राजस्थान, ध्यान रखिएगा, बै से क्या बना, वृद्ध राजस्थान। और इसके आगे संघ भी लगा सकते हो, पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है ना, ये बना संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात करें वृद्ध राजस्थान। फिर देखिए दोस्तों यहां पर दोबारा सह आ गया। अब आप यहां सोचोगे कि सर सह पहले भी आया, सह बाद में भी आया, तो ये दोनों से सह से कैसे याद रखेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो पहले सह आया है ये अकेला है, और ये बाद में जो सह आया है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है। तो सह से तो आप समझ ही गए क्या बनेगा, संयुक्त, लेकिन साथ साथ में इसके साथ वह और लिखा हुआ है, इसलिए ये बन जाएगा संयुक्त वृद्ध राजस्थान। देखिए बड़ा सरल है और बड़े आराम से पता लग गया कि हमारे पास जो अगला 5वां चरण आ रहा है उस 5वें चरण का नाम क्या है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। उसके बाद शब्द आता है राजस्थान, तो हमारा 6ठा चरण बन गया कौन सा दोस्तों, राजस्थान संघ। और उसके बाद यहां आ लिखा हुआ है, तो हमारे 7वें चरण का नाम आ गया आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। देखिए एक छोटी सी लाइन से आपको सातों के सातों चरण क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये देखिए, ये लीजिए, अब सातों के सातों चरण एक छोटी सी लाइन से याद हो रहे हैं और हमें कहीं भी पजल नहीं हो रहे हम किसी भी चरण के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये लाइन आपको याद कर लेनी चाहिए। इसको याद करने का बड़ा आराम से तरीका है,
और बड़ा आसानी से आप सवाल का जवाब दे सकते हो, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। मान लीजिए आपसे पूछा किसी ने कि बताइए पांचवें चरण का नाम क्या है, तो बड़ा आराम से आप अपनी उंगलियों पर जोड़ो एम, पी, से, बै और स, और ये स के साथ बै है, तो पांचवें चरण का नाम आपने बोल दिया सर। पांचवें चरण का नाम जो है संयुक्त वृद्ध राजस्थान है। तो एक छोटी सी लाइन आपको सातों के सातों चरणों को याद करवा देगी, और सबसे बड़ी बात ये कहीं भी पजल नहीं होने देगी। और लगभग लगभग आप मान के चलिए पेपरों में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। आशा करता हूं कि आपका वो जो नंबर है वो आज के बाद नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सातों के सातों चरण है, और इन चरणों के अंदर पहला चरण जो है वो हमारा कौन सा है, मत्स्य संघ है। कौन सा है दोस्तों, मत्स्य संघ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला चरण मत्स्य संघ, और उसके अंतर्गत आने वाली कहानियां और जो जानकारियां हैं उसे हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला चरण जो है मत्स्य संघ, ये कब शुरू हुआ दोस्तों, ये शुरू हुआ हमारे पास 18 मार्च सन 1948 को। पहला चरण जो है 18 मार्च 1948 को है। कई जगह पर इसकी डेट जो है वो 17 मार्च भी आ जाती है, ये भी याद रखिएगा। कुछ जगह पर इसकी डेट जो है वो 17 मार्च भी लिखी जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान की विधानसभा का जो पोर्टल है, राजस्थान की विधानसभा के पोर्टल पर आप अगर चेक करोगे तो ये डेट आपको जो है 18 मार्च नहीं बल्कि क्या दिखाई देगी, 17 मार्च दिखाई देगी। इसलिए 17 मार्च और 18 मार्च दोनों है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में याद रखिएगा दोस्तों 18 मार्च डेट दे रखी है। इसीलिए अधिकांशतः सभी कोचिंग सेंटर बुक्स और अन्य चीजें जो है वो क्या करती हैं, 18 मार्च को ही प्राथमिकता देती हैं। इसलिए हम 18 मार्च को ही क्या करेंगे, सही मानेंगे। लेकिन आप इन दोनों डेटों को दिमाग में याद रखिएगा, 17 मार्च और 18 मार्च। इसका क्या फासला है वो भी मैं आपको आगे क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब जैसा कि आप जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप एक चीज देखोगे, हमने इस चरण का नाम क्या दिया है, मत्स्य संघ। सबसे बड़ी बात यहां पर एक सवाल ये भी उठ जाता है कि हमने पहले चरण को नाम दिया मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया। तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, मत्स्य संघ नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया, के एम मुंशी के द्वारा दिया गया। और के एम मुंशी का पूरा नाम जो है वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है। दोस्तों आपको ये भी थोड़ा समझना होगा कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ये वही मुंशी है जिनके हिंदी के कवि रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। उन प्रेमचंद के नाम के आगे भी यही मुंशी लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और प्रेमचंद जी दोनों के दोनों एक पुस्तक निकाला करते थे जिसका नाम था राजहंस, और उस राजहंस पुस्तक के दोनों क्या थे, ध्यान रखिएगा, संपादक हुआ करते थे। तो वो नाम लिखा करते थे के एम मुंशी, तो के एम मुंशी की जगह वो केवल मुंशी लिखते थे, और उधर प्रेमचंद जी नाम दिया करते थे प्रेमचंद। तो वो दोनों का नाम क्या हो गया, एक साथ जुड़ गया, और जुड़कर आप लोगों के सामने बन गया मुंशी प्रेमचंद। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुंशी जो है वो के एम मुंशी है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो इस चरण को मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो इनके द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो भूभाग हम बनाएंगे मत्स्य संघ में, उस मत्स्य संघ के अंदर जो भूभाग हमारे पास बनेगा, उस भूभाग का 80% हिस्सा जो है वो किसी टाइम के अंदर मत्स्य जनपद में आया करता था। इसीलिए कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इस चरण को क्या नाम देना उचित समझा, मत्स्य संघ नाम देना उचित समझा। तो चलिए दोस्तों, अब इस चरण की हम बात करें तो देखो वो आज के टाइम के वैसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चालाक हो गया है। ए बी सी डी नहीं दोस्तों, ये हमें याद जरूर रखना है कि इस चरण में टोटल 4 रियासतें विलय हुई, और उनको विलय करने के रूप में हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जरूर लिख सकते हैं, और साथ में प्लस नीमराणा क्या लिख सकते हैं, ठिकाना, ठीक है ना। ए का मतलब क्या हुआ, अलवर, कि इस चरण के अंदर हमारे पास कौन सी रियासत हुई, अलवर। बी से क्या हुआ, भरतपुर, और सी से क्या हुआ, करौली, और डी से क्या हुआ, धौलपुर। इसका मतलब इस चरण के अंदर हमारे पास टोटल कितनी रियासतें विलय हुई थी, 4 रियासतें विलय हुई थी, और इनके साथ हमारे पास एक ठिकाना विलय हुआ था जिसका नाम क्या था, नीमराणा, नीमराणा ठिकाना। इस सारी चीजों को विलय कर कर एक चरण बनाया गया जिस चरण को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। लेकिन अभी स्टोरी जो है दोस्तों बाकी है, और इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे यहां पर कि ये क्या स्टोरी है, और ये 4 रियासतें ही क्यों राजस्थान में सर्वप्रथम पहले विलय की गई। तो आपको यहां से थोड़ा सा समझना होगा कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था और वो आजाद हो गया था। हमारे देश के अंदर
जब ये दो बंटवारा हुआ तो बंटवारे के कारण हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए थे, और सांप्रदायिक दंगों के अंदर, इन दंगों की लपटों के अंदर लगातार लोग क्या हो रहे थे, ठीक है ना, मारे जा रहे थे। और इन दंगों की लपटें जो थी दिल्ली तक चली गई थी, और दिल्ली के तक जाने के कारण इन दंगों की लपटें हमारे राजस्थान के 2 क्षेत्रों के अंदर क्या हो गई थी, आ गई थी। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होनी चाहिए कि चाहे पूरा देश सन 1947 के अंदर दंगों के अंदर क्या था, झुलस रहा था, लेकिन हमारे राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र ऐसा था जहां पर हमें किसी भी प्रकार का ऐसा, ठीक है ना, असौहार्द देखने को प्राप्त नहीं हुआ, या ये कह दीजिए कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े के क्या नहीं मिले हमें प्रमाण, या मतलब ना कोई सबूत नहीं मिलते हैं। केवल 2 क्षेत्र ऐसे रहते हैं जिनमें एक क्षेत्र होता है अलवर का, ठीक है ना, जो एनसीआर एरिया के बिल्कुल करीब है, और एक क्षेत्र होता है भरतपुर का। इन दोनों क्षेत्रों में दंगों की लपटें जो है वो थोड़ा सा क्या कर लेती हैं, इन्हें छू लेती हैं। अब जब ये दोनों क्षेत्र दंगों की लपेट में आते हैं तो अलवर के एक राजा हुआ करते हैं जिनका नाम होता है तेज सिंह, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेज सिंह जी। और अगर हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर के जो शासक हुआ करते हैं उनका नाम होता है विजेंद्र सिंह जी, महाराजा विजेंद्र सिंह जी। ये दोनों के दोनों जो शासक होते हैं, ये दोनों के दोनों शासकों को रियासती विभाग इनसे बात करता है और इनको बोलता है कि भी आप लोग दंगों को दबाने में हमारी क्या कीजिए, मदद कीजिए। ये लोग रियासती विभाग को थोड़ा बहुत सांत्वना देते हैं कि हाँ ठीक है, हम दंगों को दबाने में सहायता करेंगे, लेकिन ये अपने लेवल पर ही दंगों को दबाते हैं, न कि रियासती विभाग के तरीकों से दंगों को क्या करते हैं, दबाते हैं। इसी कारण ये दोनों रियासतें रियासती विभाग की नजर में आ जाती हैं कहीं ना कहीं। तो पहली बात तो एक ही कि रियासती विभाग की इन दोनों रियासतों पर क्या थी, नजर थी। दूसरी तरफ भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, ठीक है ना, कुछ घटना घटित हो जाती है जो बड़ी दुखदायी होती है, और वो घटना घटित होती है 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली के अंदर। 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली के अंदर बिड़ला भवन में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में महात्मा गांधी जी को गोली मार दी जाती है 2 लोगों के द्वारा, जिनमें एक आदमी होता है नथुराम गोडसे या नाथुराम गोडसे, और दूसरा व्यक्ति होता है परचूरे, ध्यान रखिएगा, नाथुराम गोडसे और परचूरे, परचूरे और नाथुराम गोडसे, इनके द्वारा गोली मार दी जाती है, गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, और ये लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इनके पास एक पिस्टल होती है, जिस पिस्टल का नाम, जो पिस्टल होती है वो बैरोटा नाम की पिस्टल होती है, बैरोटा मतलब ना पिस्टल होती है इनके पास, और ये लोग अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, और ये लोग क्या होते हैं, वहां पर ये कबूल कर लेते हैं कि हमने गांधी जी को क्या किया है, मारा है। लेकिन दिक्कत यह है कि रियासती विभाग के पास एक सूचना मिली, और रियासती विभाग को इस सूचना में यह प्राप्त हुआ कि कहीं ना कहीं गांधी के हत्याकांड में राजस्थान की अलवर रियासत का भी क्या है, हाथ है, या राजस्थान के अंदर गांधी के हत्यारे अभी क्या है, छुपे बैठे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी की हत्या दिल्ली में की गई है, बिरला भवन के अंदर की गई है, मारने वालों ने अपने आप को आत्मसमर्पण भी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कहा जा रहा है कि गांधी के हत्यारे अभी क्या है, पकड़ में नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया तो उनके एक बात समझ में आई कि ये जो महाराजा तेज सिंह जी हुआ करते थे, कहां के शासक हुआ करते थे, अलवर के, इन तेज सिंह जी का एक दीवान हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था NB खरे, NB खरे, पूरा नाम है नारायण भास्कर खरे। नारायण भास्कर खरे जो है, ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति हिंदू महासभा का उस समय अध्यक्ष हुआ करता था, और नाथुराम गोडसे जो है उस समय हिंदू महासभा का कार्यकर्ता हुआ करता था। रियासती विभाग को ये पेच पकड़ में आ गया, और साथ ही साथ उन्हें यह भी लीड मिली कि एक आदमी था जिसका नाम था पन्नालाल। इस पन्नालाल ने रियासती विभाग को यह बताया कि मेरे खुद की आंखों के सामने नाथुराम गोडसे की मुलाकात हुई है, परचूरे की मुलाकात हुई है, किसके साथ, NB खरे के साथ, और उन लोगों ने गांधी को की हत्या का प्लान बनाया है। कहीं ना कहीं इन सब गवाहों के और इन सब सबूतों के चलते रियासती विभाग एक बात समझ गई थी कि इस हत्याकांड के अंदर अलवर का हाथ हो सकता है, और अलवर के अंदर महाराजा तेज सिंह जी और NB खरे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर इन लोगों को दिल्ली नजरबंद कर दिया, और इन पर गांधी के हत्याकांड का क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। लेकिन बाद में आगे जाके पाया गया कि इनका किसी भी प्रकार का गांधी के हत्याकांड में कोई रोल नहीं था, इसलिए उन्हें बाद में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन उतने समय तक इस पूरे अलवर पर किसका अधिकार रहा, रियासती विभाग का अधिकार रहा। यहां इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ
इस कहानी का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन ये है कि बताइए राजस्थान की कौन सी रियासत गांधी के हत्याकांड से संबंधित थी। मैंने ये नहीं कहा कि गांधी के हत्याकांड में शामिल थी, आप ये बोलोगे कि राजस्थान की कौन सी रियासत गांधी के हत्याकांड से संबंधित थी, तो आप उसका उत्तर दोगे अलवर रियासत उसके हत्याकांड से क्या थी, संबंधित थी। अब आप कहोगे सर भरतपुर, भरतपुर केवल अलवर का साथ दे रहा था सिर्फ सांप्रदायिक दंगों के टाइम के दौरान, इसीलिए महाराजा बृजेंद्र सिंह जी डर गए थे, अर्थात उनमें यह भय उत्पन्न हो गया था कि भाई मैं तो गांधी के हत्याकांड में शामिल ही नहीं हूं, और वो लोग अगर फंसे हैं तो कहीं मेरा नाम भी उसके अंतर्गत ना आ जाए। इसलिए विजेंद्र सिंह जी ने रियासती विभाग के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, या ये कह दीजिए कि अपने आप को ये कह दिया था कि मैं मेरी रियासत आपके साथ विलय करने के लिए तैयार हूं, आप जब चाहो मेरी रियासत को क्या कर सकते हो, विलय कर सकते हो। यहां पर इन सारे प्रकरण में एक बात समझ में आ गई कि दो रियासतें जो है वो रियासती विभाग के हाथ में आ चुकी हैं, और रियासती विभाग इन दो रियासतों को कभी भी विलय कर सकता है, ठीक है ना, जिसमें एक अलवर है और दूसरी कौन सी है, भरतपुर है। रियासती विभाग को लगा कि केवल इन दो रियासतों को, अलवर और भरतपुर को लेकर हम किसी चरण का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अलवर और भरतपुर के अलावा इनके पास की दो रियासतें और ले ली, जिनमें एक रियासत थी कौन सी, करौली, और दूसरी रियासत थी कौन सी, धौलपुर। और इस तरह इन चारों रियासतों को लेकर, और साथ में एक ठिकाना जो है वो कौन सा, नीमराणा, जो कि पड़ता भी कहां था, अलवर में। तो नो डाउट अगर अलवर रियासत पहले चरण में विलय हुई है तो ठिकाना भी कब विलय होगा, प्रथम चरण में भी विलय होगा। और इस तरह इन पांच चीजों को मिलाकर, नीमराणा को मिलाकर एक चरण का निर्माण किया गया, और उस चरण का नाम दिया गया मत्स्य संघ, और ये नाम दिया के.एम. मुंशी ने। ध्यान रखिएगा, ये नाम किसने दिया, के.एम. मुंशी ने। ये जो मैप देख रहे हैं दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इसके साथ एक ठिकाना मिला कौन सा, नीमराणा। इस चरण में हमारे पास चार रियासतें आ गई थी, और तीन ठिकानों में से एक ठिकाना क्या हो गया था, विलय हो गया था। अगर हम ये कहें कि प्रथम चरण में कितनी इकाइयां विलय की गई, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 5, क्योंकि एक इकाई जो थी वो ठिकाने के रूप में भी थी, तो इसलिए 5 इकाइयों को प्रथम चरण में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। लेकिन इस चरण के बारे में आप ये ध्यान से देखिएगा कि हमने इससे पहले सातों के सातों चरणों के नाम पढ़े हैं, लेकिन आप गौर से देखिए इन सातों चरणों के अंदर मैंने इसे रेड में लिखा है और बाकी सारे एक ही कलर में लिखे हैं। उसका भी एक बड़ा रीजन ये था क्योंकि इस चरण के अंदर आपको राजस्थान शब्द नहीं दिखाई देगा, और बाकी 6 के 6 चरणों में आपको राजस्थान शब्द दिखाई देगा। देखिए सेकंड चरण पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, राजस्थान संघ, आधुनिक राजस्थान। इसका मतलब हर किसी में राजस्थान आ रहा है, लेकिन इसमें राजस्थान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ के बारे में ये कंप्लीटली मालूम नहीं था कि ये राजस्थान का चरण है या नहीं है, क्योंकि इस चरण के अंतर्गत जब उद्घाटन हुआ था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने ये कहा था कि ये जो चरण है भविष्य में भाषा के आधार पर यूपी में मिलाया जा सकता है, इसीलिए इस चरण को शुरुआती दौर में राजस्थान में नहीं डाला गया। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान के लिए इस चरण का निर्माण जरूर किया गया था, लेकिन इस चरण के बारे में आगे ये डिसीजन भी लिया जा सकता था कि हो सकता है भाषा के आधार पर इसको कहां मिला दिया जाए, यूपी में मिला दिया जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ये कहें कि राजस्थान के एकीकरण का वास्तविक चरण कौन सा है राजस्थान का, तो याद रखिएगा दूसरा चरण राजस्थान के एकीकरण का वास्तविक चरण है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में राजस्थान के एकीकरण का शुरुआत जो है वो दूसरे चरण से हुई है, पहले से नहीं हुई है। लेकिन इसको तो इसलिए इसमें काउंट किया जाता है क्योंकि आगे जाकर मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया जाता है, राजस्थान में ही कर दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाने लगता है कि आखिर इस चरण का निर्माण किसके लिए किया गया था, राजस्थान के लिए ही किया गया था। इस विषय में हम और भी अधिक चर्चा करेंगे जब ये चरण आएगा, तो इसके बारे में दोबारा और चर्चा कर लेंगे। अब इस चरण का निर्माण हो चुका है, इसके अंदर 5 इकाइयां हमने शामिल कर दी हैं, तो इस चरण के अंदर निर्माण हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था रियासतों से मिले भूभाग का जो मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा, रियासतों से मिले भूभाग का मुख्य अधिकारी कौन होगा, राज प्रमुख होगा। ब्रिटिश भारत का प्रमुख अधिकारी गवर्नर जनरल होगा, और केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख अधिकारी चीफ कमिश्नर होगा। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि हमारा जो पहला चरण बना है ये रियासतों से मिलकर बना है, और इन रियासतों के अंदर हमारे पास कौन सी रियासतें आई, ए, बी, सी प्लस डी, और साथ में आया नीमराणा। इसीलिए रियासतों से मिलकर बने इस भारत को या इस राजस्थान के अंतर्गत याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस राजस्थान को हम क्या कहेंगे, उसके मुख्य अधिकारी को हम क्या कहेंगे, राज प्रमुख कहेंगे। इसका मतलब रियासतों से बने हुए क्षेत्र के अंदर मुख्य अधिकारी क्या होगा, राज प्रमुख ही होगा। यहां ठिकाना लिखा हुआ है, यहां लिख देते हैं अपन।
इस ठिकाने में हमने किसको शामिल किया? नीमराणा, नीमराणा अलवर में। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए। इसका मतलब इस चरण का एक राज प्रमुख बनाया जाएगा, राज प्रमुख होगा तो एक उपराज प्रमुख भी होगा, उपराज प्रमुख होगा तो कहीं ना कहीं कोई चरण बना है तो उसकी क्या होगी? राजधानी भी होगी, और राजधानी होगी तो उसके लिए क्या होगा? कोई उद्घाटन करता भी होगा, और उद्घाटन करता होगा तो साथ ही साथ क्या है? उद्घाटन स्थल भी होगा। तो एक एक करके हम इन बिंदुओं पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा इस चरण का राज प्रमुख जो है वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था। धौलपुर शासक उदयभान सिंह जी, मैंने आपको पहले भी बताया था उदयभान सिंह जी जो है वो सुंदरा राजे सिंधिया के क्या रहे हैं? ससुर रहे हैं। तो धौलपुर शासक उदयभान सिंह जी, उदयभान सिंह जी, इनके पुत्र हेमंत सिंह जी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, उदयभान सिंह जी जो थे वो धौलपुर के क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। उनको राज प्रमुख के पद पर बनाया गया। और ये भी याद रखिएगा उदयभान सिंह जी ही, ठीक है ना, धौलपुर के वो शासक थे जो गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने गए थे। गंगा सिंह जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इन्होंने भी गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। अब इनके राज प्रमुख के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया, उसका भी एक रीजन था, क्योंकि अलवर वाला जो शासक था तेज सिंह, वो क्या था कि एक प्रकार से गांधी के हत्याकांड से रिलेटेड था, इसलिए उसे राज प्रमुख का पद क्या नहीं किया गया? सौंपा नहीं गया। और दूसरी बात ये कि इन सब राजाओं के अंदर, जैसे अलवर के राजा कौन है? तेज सिंह जी, भरतपुर के राजा कौन है? विजेंद्र सिंह जी, करौली के शासक कौन है? गणेश पाल जी, और सबसे बड़ी बात करें धौलपुर के शासक कौन है? उदयभान सिंह जी। तो इन सब शासकों के अंदर सबसे ज्यादा उम्र दराज जो थे वो भी कौन थे? उदयभान सिंह जी थे, गुणी, और ये मान लीजिए उम्र दराज के साथ साथ अनुभवी जो व्यक्ति थे वो उदयभान सिंह जी थे, इसीलिए उनको कौन से पद पर आसीन किया गया? राज प्रमुख के पद पर क्या किया गया? आसीन किया गया। फिर बात आई उपराज प्रमुख के पद की, तो यहां पर उपराज प्रमुख का पद जो है वो करौली के शासक को दिया गया, जिनका नाम क्या था? गणेश पाल वासुदेव। गणेश पाल वासुदेव जो है वो किसके शासक थे? करौली के शासक थे। करौली के शासक को उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। फिर बात आई राजधानी की, तो नो डाउट इन सभी क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप क्षेत्र जो था वो अलवर का था, इसीलिए इस पूरे मत्स्य संघ के अंदर जो है उसकी राजधानी जो है वो किस क्षेत्र को बनाया गया? अलवर को बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता के रूप में इस चरण का उद्घाटन जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना, NV गोडगिल के द्वारा किया गया। NV गोडगिल, जिनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस चरण का उद्घाटन किया गया था। इस चरण का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उद्घाटन हुआ कहां? तो आप यहां से चेक करोगे कि करौली वाले को क्या दे दिया गया है? उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया है। अलवर वाले को राजधानी दे दी गई है, और धौलपुर वाले को क्या दे दिया गया? राज प्रमुख का पद दे दिया गया। तो भरतपुर वाले ने कहा भाई मैंने क्या कर दिया? मैं क्या था सर, मैं भाटो मार दियोगे? ठीक है ना, इसका मतलब साफ है कि मैंने आपका क्या बुरा कर दिया कि मुझे भी तो कुछ प्रदान किया जाए। इसीलिए याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं इस चरण की, तो इस चरण का उद्घाटन स्थल जो है वो किसको दिया गया? भरतपुर को दिया गया। भरतपुर का एक दुर्ग है लोहागढ़, जिसको अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर इस चरण का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। इस चरण के अंदर उसका उद्घाटन किया गया था। अब बात आती है इस चरण के प्रधानमंत्री पद की, कि इस चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो अलवर के कद्दावर नेता हुआ करते थे शोभाराम कुमावत, तो इस चरण का प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। रही बात उप प्रधानमंत्री के पद की, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, शायद आगे लिखा हो उप प्रधानमंत्री के पद की, तो उप प्रधानमंत्री के पद पर किसको बिठाया गया था? युगल किशोर चतुर्वेदी को बिठाया गया था। और इन्हीं युगल किशोर चतुर्वेदी को हम राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा कहते हैं, याद रखिएगा इन्हें, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इन्हें कहा जाता है। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, या इनको ये भी कहा जाता है कि दूसरा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, दूसरा जवाहरलाल नेहरू ये भी बोला जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। ये उप प्रधानमंत्री के पद पर बना दिए गए। इसके अलावा भी इनका एक मंत्रिमंडल बनाया गया, क्योंकि नो डाउट एक चरण बना है, एक संघ बना है, एक राज्य बना है, क्योंकि संघ का मतलब एक राज्य है, तो उस राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी होंगे। तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, एक मंत्री गोपीलाल यादव थे जो कहां से लिए गए थे? भरतपुर से लिए गए थे। एक डॉक्टर मंगल सिंह जी थे जो कहां से लिए गए थे? धौलपुर से लिए गए थे। मास्टर भोलानाथ जो थे वो अलवर से लिए गए थे। और चिरंजी लाल मिश्र या चिरंजी लाल शर्मा जो है वो कहां से लिए गए थे? करौली से लिए गए थे। इस तरह इनका एक मंत्रिमंडल बनाकर इनका प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री चुनकर एक क्या कर दिया गया था? ठीक है ना, चरण का निर्माण कर दिया गया था, जिस चरण को हम किसके नाम से जानते हैं? मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। इस मत्स्य संघ के अंदर इस मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल कितना बना दोस्तों? कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर बना, ध्यान रखिएगा।
कितना क्षेत्रफल बना? 12,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और साथ में कौन सा ठिकाना आ रहा था? नीमराणा ठिकाना आ रहा था। और साथ ही साथ इस समय इस पूरे के पूरे भूभाग की कुल जनसंख्या जो थी वो 18.38 लाख थी। ध्यान रखिएगा, 18.38 लाख क्या थी? इसकी जनसंख्या थी। और इसकी पूरे के पूरे क्षेत्र की कुल आय 184 लाख थी। इसको हम यूं भी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं 1,84,00,000। तो कहीं पजल मत हो जाना, 184 लाख या 1,84,00,000 एक ही बात है दोस्तों, ठीक है ना। ये चरण बना और इन चरणों के राजाओं को प्रिवी पर्स मिला। अब आप सोचोगे प्रिवी पर्स क्या है, तो इस प्रिवी पर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रिवी पर्स क्या है। चलो यही बात कर लेते हैं बड़े। प्रिवी पर्स क्या था दोस्तों, आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये बार बार आगे भी शब्द आएगा आपके सामने। प्रिवी पर्स क्या था कि जब राजा महाराजाओं ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन किए थे, उस समय इन राजा महाराजाओं को हमारी भारतीय सरकार के द्वारा कुछ पैसा दिया जा रहा था उनके भरण पोषण के लिए। और ये जो भरण पोषण के लिए जो उन्हें पैसा दिया जा रहा था, उस पैसे को ही क्या कहा जा रहा था? प्रिवी पर्स कहा जा रहा था, जो भारतीय सरकार के द्वारा इन देशी रियासतों के राजाओं को दिया जा रहा था। और इसमें एक चीज और कंडीशन याद रखिएगा कि जो रियासतें उन दो शर्तों को क्या करती थी? पूरा करती थी। दो शर्तें पूरा करती थी। जैसे राजस्थान में दो शर्तों को पूरा करने वाली टोटल कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। और ये 4 रियासतें मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी थी, दोबारा लिख देता हूं। ये 4 रियासतें, एक थी जयपुर, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर, एक थी उदयपुर। ये 4 रियासतें इन दो शर्तों को पूरा करती थी। तो आपको समझना होगा, जो रियासतें शर्तों को पूरा करती थी उनका प्रिवी पर्स जो है वो याद रखिएगा 10 लाख रुपए होगा। ये ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए प्रिवी पर्स होगा। 10 लाख से अधिक किसी भी व्यक्ति का प्रिवी पर्स नहीं होगा। इसके बारे में एक अपवाद आगे हम पढ़ेंगे, उदयपुर के जो राजा थे महाराणा भूपाल सिंह जी, उनके बारे में। लेकिन ये याद रखिएगा 10 लाख से ऊपर किसी का प्रिवी पर्स नहीं हो सकता है। 10 लाख तो उसको मिलेगा जो उन शर्तों को क्या करता है? पूरा करता है। कि 10 लाख जिसकी आबादी हो और 1 करोड़ उसकी क्या हो? सालाना आय हो। और ये 4 शर्तों को 10 लाख, 4 रियासतों को तो क्या मिलता था? 10 लाख मिलता ही मिलता था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा अब बाकी रियासतों को 10 लाख से कम मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो किस आधार पर मिलेगा? तो वो उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर उनको दिया जाता था, उनकी महत्ता के आधार पर उन्हें दिया जाता था। जैसे यहाँ 4 रियासतें हमने विलय की हैं, तो याद रखिएगा अलवर को जो प्रिवी पर्स प्राप्त हुआ था वो 5,20,000 प्राप्त हुआ था। अलवर के अलावा भरतपुर को जो प्राप्त हुआ था वो 5,02,000 प्राप्त हुआ था। और हम धौलपुर की बात करें तो 2,64,000 प्राप्त हुआ था। और लास्ट करौली की बात करें, क्योंकि करौली इनमें क्या थी? छोटी थी, तो 1 लाख कितना हुआ था? 5,000 हुआ था। 1,05,000 प्रिवी पर्स क्या हुआ था? उसे प्राप्त हुआ था। तो ये प्रथम चरण के राजाओं को मिलने वाला क्या है? प्रिवी पर्स है। आशा करता हूं कि मैंने प्रथम चरण की आपको संपूर्ण जानकारियां दी है, और उससे पहले के रिलेटेड जो हमारे पास फैक्ट थे उनके बारे में भी हमने कुछ जानकारियां ले ली है। कुछ फैक्ट रहे होंगे तो हम साथ साथ में जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ में क्या करते जाएंगे? क्लियर करते जाएंगे। और आज हमारा पहला चरण कंप्लीट हुआ है, और इसी तरह हम बाकी के चरणों को भी अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करते रहेंगे? कंप्लीट करते रहेंगे। और आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।